हेलो फ्रेंड्स। भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आरजू काजमी। हम जी बिल्कुल थोड़ा सा स्टाइल हमने भेजा फ्राई का एटलीस्ट हमने चेंज किया है और हम चाह रहे हैं कि कुछ बदला बदला सा नजर आए, कुछ फ्रेश लगे। और क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा है कि जी भेजा फ्राई का स्टाइल कुछ और होना चाहिए और पॉइंट ऑफ व्यू का अलग होना चाहिए, तो बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं। आप लोग सजेशंस दे सकते हैं, आप लोग के आइडियाज आप हमें भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए बना पाए। बिल्कुल जी, सबसे पहले हम बात करेंगे, इससे पहले कि हम बात करें और आगे की तरफ बढ़े, सबसे पहले जी जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम जी बात करेंगे इमरान खान साहब की, और इमरान खान साहब ने जो अभी लेटेस्ट अपना एक स्टेटमेंट दिया है, उसमें उनका कहना है कि जी समंदर पार पाकिस्तानी यानी ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान का एसेट्स हैं और असासा हैं, और वो चाहते हैं कि जो ज्यादा से ज्यादा पैसे भेजें। इमरान खान साहब कहते हैं मेरा दिल चाहता है मैं उनको वीआईपी बना दूं। अब वीआईपी से हो सकता है वेरी इडियट पर्सन का कहना चाह रहे हो खान साहब, या क्या? क्योंकि अभी तक तो हमने यही देखा है कि वो उल्लू बनाते आए हैं कौम को भी, और जो लोग मुल्क के अंदर हैं और जो लोग मुल्क के बाहर हैं उन्हें भी। हर तरह से इमरान खान साहब की पॉलिसीज हमें फेल्ड होती नजर आ रही हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। वो कंप्लीट एक फेलियर हैं, और जिसे कहना चाहिए कि ना उनसे इकोनॉमी चल रही है, ना एजुकेशन सेक्टर, ना हेल्थ सेक्टर। और अब जिस तरह से ओवरसीज पाकिस्तानियों को घेरा जा रहा है, वो भी एक हम देख रहे हैं कि बड़ा ही एक फेल्ड किस्म का प्रोजेक्ट है। इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, मैं आपको सुनवाती हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। खाली लेबल लगवाना पाकिस्तानी बस। लाओ भाई, मैं इस मुल्क को छोड़ के जा रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि फैमिली को लेने भी मुझे ना पड़े। मैं अपनी फैमिली को किसी के साथ बुलवा लूंगा। इस मुल्क में रहना मेरे हिसाब से अपने आप को सजा देने के बराबर है, क्योंकि जिस मुल्क में इंसान की सलामती नहीं, जिस मुल्क में इंसान के पैसे की सलामती नहीं, जिस मुल्क में इंसानियत की सलामती नहीं, उस मुल्क में रहना बेकार है। ओवरसीज पाकिस्तानी खान साहब के कहने पे प्लीज मत आइएगा। हमारे पीएम साहब कह तो दे रहे हैं बड़ी तरह से कि वी आर वेलकमिंग ओवरसीज पाकिस्तानी, but you are not welcomed in Pakistan. So stay where you are and don't please ever think to come in Pakistan and invest your money in Pakistan. Thank you very much. आप ओवरसीज पाकिस्तानी को क्यों मना कर रहे हैं भाई? भाई मैं खुद ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ। मैं 4 साल पहले यहाँ आया था अपनी मुल्क में रहने के लिए। अब गलती हो गई सर, बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसका दुनिया भी भुगत लिया। जी, ये थे ओवरसीज पाकिस्तानी, और आप देख ही रहे थे कि इनको जब ये पाकिस्तान में रहने के लिए आए हैं तो इनको कितना मजा आ रहा है और ये कितने खुश हो रहे हैं। और बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि अब्बा डब्बा जब्बा, इन्होंने साफ साफ बताया कि ये कितने सख्त परेशान है, क्योंकि इन सुनने में आया कि इनका भी एक अपार्टमेंट था नस्ला टावर जो गिराया गया है कराची में, उसमें। और जाहिर है कि उसके बाद ना कोई पेमेंट है, ना कोई पूछ रहा है, ना कोई घास डाल रहा है। और इसी तरह के कई लोग हैं जो कि जब पाकिस्तान से बाहर होते हैं तब तो वो इस तरह के खान साहब की, इमरान खान साहब की बातों में आ जाते हैं, और वो यहाँ पे जो लोग रहते हैं अगर वो कुछ क्रिटिसाइज करते हैं अपने ही मुल्क को सही करने के लिए तो उनके ऊपर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन अगर इन लोगों को यहाँ बुला लिया जाए तो इनकी बिल्कुल यही हालत होती है जो इंसाफ की है, जो देख के काफी अफसोस होता है हमें। लेकिन अब यही रियलिटी है और इमरान खान साहब ये चीज मानने को तैयार नहीं है। खैर हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको जी इन साहब की पिक्चर दिखाते हैं। बिल्कुल जनरल अफजल जी, कोरोना जब जिस जमाने में कोरोना वायरस जो है वो पाकिस्तान में फैला था, उस वक्त ये हेड थे, और इनके बकौल इनका कहना है कि जी एक एक पेशेंट पे इन्होंने 25 लाख खर्च किए, 25 लाख पाक रुपीस खर्च किए। तो मुझे नहीं पता कि उनको कौन सा इंजेक्शन लगा रहे थे, कौन सी वैक्सीन लगा रहे थे, कौन सी मेडिसिन दे रहे थे जो शायद गोल्ड की बनी हुई थी, क्योंकि एक पेशेंट के ऊपर 25 लाख कुछ ज्यादा नहीं होगी सर। मतलब ठीक है थोड़ी बहुत करप्शन कर लेनी चाहिए, लेकिन इतना लंबा हाथ कौन मारता है। तो बिल्कुल जी 120 बिलियन में से 40 बिलियन जो है वो गायब है, 40 बिलियन जो है वो करप्शन में गायब हो चुके हैं। और इसीलिए
IMF भी नाराज है और बाकी वर्ल्ड बैंक वगैरह भी पाकिस्तान को आंखें दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमें बताओ कि ये जो हमने कोरोना वायरस के टाइम पे ये फंड्स आपको दिए थे ये कहाँ खर्च हुए, ये बताने के लिए जो है वो जनरल साहब तैयार नहीं है। मेरा ख्याल है सारे डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने अपने पेट के अंदर भर लिए हैं और अब वो कहते हैं कि जी ये अब बाहर नहीं आ रहे, अब इस पे मुझे कुछ नहीं कहना, आप लोग समझदार हैं, आप लोग खुद समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। लेकिन खैर शर्म इनको नहीं आती और शर्म इन लोगों ने बेच खाई है और उसके बाद कहते हैं कि जी हमें कुछ कहा ना जाए, हमारे बारे में कुछ बोला ना जाए। तो जी बताइए फिर कि ये 40 बिलियन आखिर गए तो कहाँ गया। और ये बात जो है ये तो लोग पूछ कर रहेंगे, जाहिर है अमेरिका भी पूछेगा और जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप पाकिस्तान में रहने वाली पब्लिक को ना बताएं, लेकिन बाहर वाले तो आपको नहीं छोड़ेंगे जी। आगे हम बढ़ते हैं, हम जी बात करते हैं मलिक रियाज की। मलिक रियाज को कौन नहीं जानता। मलिक रियाज भी एक बहुत बड़ा जिसे कहना चाहिए टाइकॉन है, चोर है और डाकू कह ले, जो मर्जी नाम ले ले। इसका भेड़िया टाउन, जो बहरिया टाउन है, इसका भेड़िया टाउन कहलाता है। वहां पे इसने जिस तरह से लोगों के घर उजाड़े, लोगों को मार डाला, उसके बाद उस जमीनों पे जो है अपने हाउसिंग स्कीम इसने बना दी। अब जो इमरान खान साहब ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम शुरू की है, जो बकौल उनके के उन्होंने गरीब लोगों के लिए शुरू की है, ये जो ठेका है यानी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी मलिक रियाज को ही दे दिया गया है। और मलिक रियाज जो है वो आदमी है जिसने उन गरीबों के घर उजाड़े, उन्हीं लोगों को मार दिया, घर के लोगों को मार दिया, उनकी जमीनों पे कब्जा किया, उनके गांव जो थे वो मिटा दिए, जमीन से बिल्कुल गायब कर दिए, उनसे छीन ली वो जमीन। और अब इसी मलिक रियाज को इमरान खान ने जो है कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का, जिसमें इमरान खान पहले दिन जब प्राइम मिनिस्टर बने थे उस वक्त से कह रहे थी मैं 50 लाख घर बनाने वाला हूं और पता नहीं वो घर कब बनेंगे। और ये मुझे वही लग रहा है वो मुंदरी लाल के हसीन सपने जैसी कोई चीज लग रही है। साथ ही जैसे मैंने आपको जनरल अफजल की भी बताया था कि इन्होंने करप्शन की है और इन्होंने 40 बिलियन जो है वो डकार लिए हैं 120 बिलियन में से, और उसके बाद कुछ बताने को तैयार नहीं। इनके बारे में ना हमारा मीडिया कुछ कह रहा है, ना हमारी अपोजिशन पार्टीज कुछ कह रही हैं, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई भी टीवी चैनल हो। इसलिए कि जाहिर है इसमें भाई लोग का हाथ है और जहां पे भाई लोग का हाथ होता है वहां तो आपको पता है कि कुछ बोलना नहीं जाता, बिल्कुल हमारे यहाँ हो जाते चुप खामोश शटअप। तो बिल्कुल जी ये खूब सबके सब जो है वो चुप खामोश शटअप हुए हुए हैं और साथ के साथ जो है मलिक रियाज के बारे में भी कोई बात नहीं की जा रही। मलिक रियाज को जो है वो UK की गवर्नमेंट ने कहा है कि जी उसको वीजा नहीं देंगे और उसको जो है उसकी करप्शन की वजह से कहा गया है कि उसको और उसके बेटों को कि जी आप UK में नहीं आ सकते। लेकिन हमारे यहाँ की अदालत ना तो इसके ऊपर केस चल रहा है, ना तो इसको सजा हो रही है और ना ही इसके ऊपर कोई बात हो रही है, ना हमारे मीडिया में बात हो रही है। हमारे मीडिया में जितने भी लोग बैठे हुए हैं मेजॉरिटी उनमें से ऐसे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं कभी ना कभी मलिक रियाज से या तो गाड़ी ली है या तो प्लॉट लिया है या फिर कहीं फॉरेन ट्रिप लगवाया है, कुछ ना कुछ किया है या फिर ये कि कैश पकड़ा है। तो आपको तो पता ही है पाकिस्तान में तो ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो बिल्कुल हम उसी के ऊपर चलते हैं और इसी वजह से हम जो है चाइना को कुछ नहीं कहते और उसके बाद जो कंट्रीज हमें पैसे नहीं देती हम उसके ऊपर बोलते रहते हैं। लेकिन हाँ अगर हमें चाइना, अमेरिका, इस तरह से कोई दूसरा में जिससे हमने फंड पकड़े हुए हैं, अगर वो हमें पैसे दे दें तो फिर हमारे मुंह बंद हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से मलिक रियाज के बारे में भी कोई बात नहीं कर रहा, ना हमारा मीडिया बोल रहा है, ना हमारी पॉलिटिकल पार्टीज बात कर रही हैं और ना ही हमारे भाई लोग बोल रहे हैं। अब भाई लोग से आप समझ जाए मैं किसकी बात कर रही हूँ, वो होते हैं ना वो बहुत सारे वो जिन्होंने मेडल लगाए होते हैं भाई लोग, तो बिल्कुल उन्हीं की मैं बात कर रही हूँ। खैर भाई लोग से मुझे एकदम से मुझे क्या याद आया, मुझे याद आ गए जी आसिम सलीम बाजवा। बिल्कुल जी आसिम सलीम बाजवा जो है ये आप जानते हैं इनकी फ्रेंचाइज है बहुत सारी पापा जॉन्स पिज्जा की। इनसे अभी तक किसी ने नहीं पूछा कि जी रसीदें कड्डो, ये फ्रेंचाइज तुमने कैसे बनाई, ये पापा जॉन्स पिज्जा तुमने ये पैसा तुम कहाँ से लाए। हाँ नवाज शरीफ साहब से जरूर पूछ रहे हैं कि जी आप बताइए कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया
اور آپ نے جو ہے یہ اتنی اپنی جائیدادیں کیسے بنائی, لندن میں کیسے ہوا, یہ سب بات ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے فوجیوں سے آپ یہ نہیں پوچھ سکتے کہ جی سر یہ آپ نے آئی لینڈ کہاں سے خریدا, سر یہ آپ نے پیزا فرینچائز کہاں سے بنائی, سر یہ آپ نے لندن والا فلیٹ کیسے خریدا. یہ باتیں آپ ہمارے یہاں کے فوجیوں سے نہیں کر سکتے. ہاں آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے جسٹس فائز عیسیٰ ہیں ان سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ بتائیے آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آیا, لیکن عاصم سلیم باجوہ سے نہیں پوچھا جا سکتا. اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ ہر کسی سے پکڑ دھکڑ کر سکتے ہیں اگر وہ پالیٹیشین ہو کہ جی بتائیے یہ آپ نے کیا کیا, ادھر سے پیسہ کہاں سے آیا, ادھر سے پیسہ کہاں سے آیا. لیکن فوجیوں سے, ان کے کاروبار پہ, فوجیوں سے ان کی انکم کے اوپر آپ بالکل بات نہیں کر سکتے. اور اگر آپ نے کی تو آپ انڈین ایجنٹ ہیں یا پھر آپ بہت بڑے غدار ہیں, اس لیے کہ آپ ملک میں بیٹھ کے آپ ایسی صحیح باتیں کر کیسے سکتے ہیں. اس کے لیے تو آپ کو بڑی سزا ہونی چاہیے. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں, اور اس سے پہلے کہ ہم آپ کو مزید نیوز دیں ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں. جی یہ تھے مولانا طارق جمیل, اور یہ جو فلائنگ کیسز کر رہے تھے یہ اپنے جو ان کی آڈینس آئی ہوئی تھی, جو ان کے فالوورز آئے ہوئے تھے, یہ ان کو کر رہے تھے. اور توبہ توبہ, یہ مولانا صاحب نے تو بتایا تھا کتنے فٹ کی حوریں ہوں گی. اور حوروں سے مجھے یاد آیا کہ ملتان میں جو ہے ابھی 12 ربیع الاول کے موقع پر ایک حور بھی نکلی تھی, اگر آپ کو یاد ہو. میں کوشش کرتی ہوں اگر مجھے ان کی ویڈیو مل جائے ان حور میں. جی یہ آپ کو میں نے پہلے بھی دکھایا تھا, ایک حور ہیں جو دکھائی گئی تھی 12 ربیع الاول کو, لیکن مجھے تو ان کی ہائٹ اتنی نہیں لگ رہی تھی جتنی کہ مولانا طارق جمیل نے بتائی تھی. لیکن خیر میں یہاں پہ ان کی ہائٹ کے اوپر یا حوروں کی ہائٹ کے اوپر بات کرنے نہیں آ رہی. میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ بالکل ابھی تک یہ بیچاری حور جو بن کے بیٹھی تھی, ان کو جتنے پیسے بتائے گئے تھے, یعنی پہلے بھی میں نے ایک بار بتایا, لیکن ابھی تک ان کی پیمنٹ ان کو نہیں ملی ہے. ان کو کہا گیا تھا انہیں 30,000 ملیں گے, اور ابھی تک وکل ان کو 10 یا 15,000 دے کر اور کہا کہ چلو پھٹو ادھر سے. تو جی جب یہ ہمارے یہاں کے مسلمان, ہمارے یہاں کے پاکستانی یہاں دنیا میں حوروں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, تو پتہ نہیں ادھر جا کے حوروں کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. وہاں پہ بھی حوروں کے ساتھ کوئی 2 نمبری کریں گے. لیکن خیر ہم آگے بڑھتے ہیں, اور ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جی سعودی عرب نے جو ہے وہ پاکستان کو جی لون دینے کا فیصلہ کر لیا. 4.2 بلین جو ہے وہ ہمیں لون ملنے لگا ہے. اور لیکن اس میں شرط انہوں نے یہ رکھی ہے کہ جی آپ نے جب بھی ہمیں ضرورت پڑی آپ نے جو ہے 72 آورز میں, یعنی 3 دن میں آپ نے ہمیں وہ پیسے واپس کر دینے ہیں. اور اس کے اوپر پاکستان نے کہا کہ جی بالکل بالکل ہم ایسے کریں گے, مطلب ایسے جیسے ہمارے پاس ہی تو رکھے نا پیسے. پتہ یہ تو سعودی عرب کو خود ہی سوچنا چاہیے تھا کہ بھائی ہم آپ کے اسلامک بردر اسلامک کنٹری ہیں بھائی, وہ حبیبی حیا حیا حبیبی حیا حیا, ہم وہ والے ہیں یار. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ ایسے کون کہتا ہے کہ جی 72 آورز میں پیسے, مطلب 72 آورز میں تو 4.2 ہمیں تھوک لگا کے ہم گنیں گے نا تو کاؤنٹنگ بھی پوری نہیں ہوگی. تو ہم تو اتنی جلدی کیسے واپس دیں گے. لیکن کوئی بات نہیں, خان صاحب کو پتہ ہے خان صاحب نے باقی کون سے کام کر دینے, جو یہ کام انہوں نے سوچا کہ میں نے کرنے والا ہوں. تو بالکل انہوں نے جس طرح سے باقی ملک کو سنبھال رکھا ہے, اسی طرح سے انہوں نے سعودی عرب کو بھی جو ہے چونا لگا دیا کہ ہاں جی ہم تو 72 آورز میں دے دیں گے. لیکن کہانی میں یہاں پہ ایک ٹوسٹ ہے, اور وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ جی سعودی عرب نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے پیسے نہ دیے تو پھر ہم وہ سزا دیں گے جو ہم سعودی عرب میں دیتے ہیں, مطلب بھائی ہاتھ کاٹ دیں گے یا گردن کاٹ دیں گے, یا مجھے لگ رہا ہے کہ منڈی شنڈی نہ اڑا دیں. لیکن ایسا کچھ نہیں کریں گے. مت گھبرائیے, ایسا کچھ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا ہے کہ جی جو پاکستان کی پراپرٹیز باہر کسی کنٹری کے اندر ہیں ہم اس پہ قبضہ کر لیں گے. تو خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے کر لو, ہمارے باپ کا کون سا جاتا ہے, ظاہر ہے خان صاحب کے تھوڑی ہیں, کنٹری کا ہے نا. خان صاحب نے اپنا بیگ اٹھانا ہے, اپنا سوٹ کیس اٹھانا ہے خان صاحب نے, اور نکل جانا ہے کہیں لندن وندر, کسی پہلی دوسری تیسری چوتھی کسی بیوی کی طرف. لیکن پرابلم تو یہ ہے نا کہ پاکستان میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ کیا کریں گے. تو بالکل بہرحال ہم نے یہ لون جو ہے وہ پکڑ لیا, اس لیے کہ لون تو ہم ہر کسی سے لے لیتے ہیں. پتہ نہیں یہ مودی جی کی غیرت کب جاگے گی, اور مودی جی کب کہیں گے کہ ہم بھی پاکستان کو لون دے رہے ہیں. ایک تو آپ لوگ میزائل پہ میزائل آپ لوگ بناتے جاتے ہیں.
जवाब में हमें भी बनाने पड़ जाते हैं। और ठीक है, हम उससे मुकाबले में कम बनाते हैं, छोटा सा ही बनाते हैं, लेकिन हमारे तो पैसे खर्च हो जाते हैं ना। आप लोग के पास तो बजट है, आप लोग तो हथियार भी खरीदते रहते हैं, कभी रशिया से, कभी अमेरिका से, कभी किससे, कभी किससे। अब आप लोगों को देख देख के वो गरीब रिश्तेदारों की तरह हम कहते हैं इन्होंने टीवी बड़ा वाला लिया, हमें भी टीवी चाहिए, यही साइज का, यही बड़ा टीवी हमें भी लेना है। या इन्होंने ये गाड़ी बदली है तो हमें भी अपनी कार को चेंज करना है, चाहे हमारी कार में कोई मसला ना हो, लेकिन हम फिर भी गाड़ी चेंज करते हैं। तो बिल्कुल ये हमारा बड़ा देसी किस्म का हमारा रहने का अंदाज है। तो अब क्योंकि भारत जो है वो हथियार लेता जा रहा है, तो हम अगर उसके 10% भी हथियार हम भी अगर खरीद लेते हैं तो हमारी तो बैंड बज जाती है ना। फिर मोदी जी को तो कुछ करने के लिए रह नहीं जाएगा। मोदी जी कहेंगे चलो हमने क्या पाकिस्तान का करना है, पाकिस्तान तो खुद ही जो है वो अपने पैसे खर्च कर करके इधर से उधर से हम लोन पकड़ते हैं, और उसके बाद हम कभी हथियार खरीदते हैं, कभी हम वो आपको पता है ना वो मिसाइल बनाते हैं और उसको देख के खुश होते हैं, ताली भी बजाते हैं हम नीचे खड़े होकर, देखो कितना जबरदस्त हमने मिसाइल चलाए। तो ये सब कुछ तो होता है, लेकिन आपको यकीन नहीं तो देख लीजिए। ये देखिए जी, सब खड़े थे और उसके बाद सबने खूब तालियां बजाई, लेकिन मसला सारा ये है कि किसी की समझ में ये नहीं आ रहा कि हथियारों की रेस में, मिसाइल की रेस में पाकिस्तान को नहीं पड़ना चाहिए, पाकिस्तान को पैसा अपने मुल्क पे लगाना चाहिए, इंडस्ट्रीज खोलें, कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, कुछ ट्रेड खोलें, कुछ कमाइए। कब तक मांग मांग के खाते रहेंगे और कब तक ये कर्जों का बोझ जो है वो आप अगली आने वाली जनरेशन पे, अगली आने वाली गवर्नमेंट पे डालते चले जाएंगे। लेकिन ये बात इन लोगों की समझ में कुछ नहीं आ रहा, और मुझे नहीं पता कि किस तरीके से समझ में आएगी ये बात। वैसे तो गधों की पॉपुलेशन पाकिस्तान में बढ़ती चली जा रही है, ये बात हमने पहले भी बताई थी और कई लोगों को मालूम भी है, लेकिन खान साहब की समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ना कुछ पब्लिक की समझ में आ गया। अगर आपको यकीन नहीं तो ये सुनिए। सारी पाकिस्तान इमाम रुक जाए और बात सुने, जो राजा को नुसरात देगा वैसा ही होगा, क्योंकि नो हुक्मरान ओनली अवाम। और इमरान खान आज इस्तीफा दे दे तो बेहतर है। पीटीआई का जलसा, पीटीआई के शुरका। जी, ये पीटीआई का जलसा था, पीटीआई के सारे लोग थे, और उसके बाद पीटीआई के ही लोग कह रहे थे कि नेक्स्ट गवर्नमेंट में इमरान खान नहीं होंगे, और खान साहब से सभी के सब मायूस नजर आ रहे हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं जी कि इस बात से कोई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। चाहे मलाइशिया हो, वो धड़ाधड़ लैपटॉप बना रहा है, चाहे यूरोप, अमेरिका और इस तरह की दूसरी कंट्रीज हो, चाहे कनाडा हो, या कोई भी आप डेवलपिंग कंट्री को देख लीजिए, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। इवन इंडिया, बांग्लादेश, वहां पे एजुकेशन के ऊपर जबरदस्त काम हो रहा है, आईटी के एक्सपर्ट्स निकलते चले आ रहे हैं। और पाकिस्तान में हम पिछले कई सालों से, यानी जिसे कहना थे 30-40 साल से, हम सिर्फ मदरसे बना रहे हैं, और उन मदरसे में हम जिस तरह की जनरेशन पाल रहे हैं, जिस तरह के कहना चाहिए अपनी प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, वो सिर्फ उसको ही सिखाया जाता है कि जी बेटा तुमने कश्मीर में हमला करना है, तुमने जो है वो अफगानिस्तान में जाना है। और ये सब लोगों को ये सारी चीजें जो इन बच्चों को सिखा रहे हैं इन मदरसों के जरिए, वो खुद जो है कभी फ्रेंचाइज खोल रहे हैं पिज्जा की, और कभी आइलैंड खरीद रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, और कभी वो लंदन में फ्लैट खरीद रहे हैं। अपने बच्चे उन्होंने नहीं भेजे, लेकिन बाकी गरीबों के बच्चे उन्होंने इन मदरसों में झोंक दिए हैं। और इनका ये भी ख्याल है, साथ साथ ना सिर्फ यहाँ के बल्कि इंडिया के भी कुछ मुस्लिम्स हैं, उनका भी मैंने देखा है कि कुछ स्टेटमेंट्स आती हैं, उनका ख्याल है कि अगर वो पॉपुलेशन बढ़ा देंगे, यानी कि कहना चाहिए अगर मुसलमानों की पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा हो गई, यहाँ से भी बहुत से लोगों ने आइडिया दिया है भाई, पाकिस्तान वालों ने इंडिया के मुस्लिम्स को, कि बच्चे पे बच्चे पैदा करो। अगर आप बच्चे ज्यादा पैदा कर लेंगे तो फिर आपके बच्चे ज्यादा हो जाएंगे, जाहिर आपकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो फिर आप लोग जो है वो मेजोरिटी में आ जाएंगे। माइनॉरिटी से हिंदुस्तानी मुसलमान मेजोरिटी में तभी आ सकते हैं जब इनके बहुत सारे बच्चे होंगे, जब इनकी तादाद ज्यादा होगी। जब ये बहुत सारे होंगे तो ऑब्वियसली हिंदू अपने आप ही जो है वो माइनॉरिटी में चले जाएंगे और मुसलमान जो है वो मेजोरिटी में आ जाएंगे। मतलब किस किस तरह के ढक्कन हमने पाल के रखे हैं और किस किस तरह के ये आइडियाज देते हैं कि बंदा सोचे और सर पकड़ के बैठ जाए। मोदी जी को तो मैं कहती हूँ भाई अपने आगे मुसलमानों को संभालो, इनके ऊपर भी आप लगाएं कि जी ये 2 से ज्यादा बच्चे नहीं कर सकते,
اس لیے نہیں کہ یہ میجورٹی میں ہو جائیں گے اور یہ کوئی بڑا قبضہ کر لیں گے اور دوبارہ سے وہی مغل سلطنت شروع ہو جائے گی ذل الہی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہونے لگا. لیکن پھر بھی پاپولیشن کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے مسلمانوں کو کنٹرول کریں، ورنہ یہ پاپولیشن بڑھاتے رہیں گے اور یہ یہی سمجھیں گے کہ ان کے پاس ایک کڑا پنکھا جل رہا ہوگا اور کہے گا ذل الہی. تو یہ اسی زمانے میں رہتے ہیں اور یہ ان مغلوں کے زمانے سے نکلنے کا نام نہیں لے رہے. خیر ہم آگے چلتے ہیں، ہم آگے کہاں چلتے ہیں، ہم بس کرتے ہیں، بہت ہو گئی. اور ہم باقی کی نیوز ہمارے پاس ہیں لیکن وہ ہم آپ کو بتائیں گے کل. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو.